नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। सड़क दुर्घटना कम करने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने हाईवे में किया दुर्घटना संभावित स्थलों का निरीक्षण। हाईवे में दुर्घटना रोकने के लिए किए जाएंगे सभी संभव उपाय, यह कहा है रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने। रीवा से बनारस को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे में कई स्थलों पर बार बार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कलेक्टर मनोज पुष्प तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने रीवा से लेकर हनुमाना तक हाईवे के दुर्घटना संभावित स्थलों का निरीक्षण किया। इस संबंध में कलेक्टर ने बताया कि हाईवे में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे। हाईवे की सर्विस रोड से अवैध कब्जा हटाने, गिट्टी पत्थर तथा अन्य वस्तुओं के अवैध भंडारण को जब्त करने एवं अवैध रूप से बनाए गए रोड डिवाइडर के कट्स बंद करने की कार्यवाही की जा रही है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क निर्माण से जुड़े विभाग आवश्यक निर्माण कार्य कराएंगे। जिन स्थलों पर हाईवे से अन्य मार्ग आकर जुड़ते हैं, वहां मोड़ से कुछ पहले स्पीड ब्रेकर बनाने तथा प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए। डिवाइडर पर अवैध कट्स बनाने वालों पर एफआईआर दर्ज करने की भी कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों के साथ सबसे पहले मनगवा बस्ती तिराहे का निरीक्षण किया। तिराहे से अवैध निर्माण हटाने निर्देश एसडीएम मनगवा को दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि रोड क्रॉसिंग के दोनों ओर 50 मीटर तक बसों और ऑटो रिक्शा खड़ा करके अवैध रूप से सवारी चढ़ाने उतारने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएं। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध परिवहन अधिकारी चालानी कार्यवाही करें। कलेक्टर ने एमपीआरटीसी तथा नेशनल हाईवे के अधिकारियों को मनगवा में स्वीकृत ओवरब्रिज का निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने टिकुरी मोड़, रघुनाथगंज मोड़, पलिया दुबान, डौवा, पलिया, पकरा मोड़ तथा मऊगंज में अवैध रूप से बनाए गए कट्स बंद करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने हाईवे तथा सर्विस रोड से वाहनों के आवागमन की सभी बाधाएं दूर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखड़े, एसडीएम मऊगंज एपी द्विवेदी, एसडीएम मनगवा संजीव पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज विवेक लाल, जिला परिवहन अधिकारी मनीष त्रिपाठी, खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण के गर्ग तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। का जो निरीक्षण है बड़ा ही स्पेसिफिक है। हाईवे पे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं और उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या स्ट्रक्चरल काम किया जा सकता है और किस किस तरह के प्रिवेंटिव काम करने की ज़रूरत है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, सर्विस रोड में पूरी तरीके से वो रोड के चालू नहीं है, बल्कि उसकी जगह अन्य गतिविधियाँ हो रही है। तो जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ एमपीआरटीसी को निर्देश दिए जा रहे हैं, वो रोड डिवाइडर के हिसाब से, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से काम करना है, लाइट लगाने का, या कहीं कहीं जो आसपास से रोड आ रहे हैं उनके ऊपर स्पीड ब्रेकर्स बनाने का, लाइट्स लगाने का, ये सब काम भी किए जाएंगे। और जो कंप्लायंस पार्ट है इसको भी सख्ती से करेंगे, ताकि जहाँ भी सर्विस रोड में काम नहीं हो रहा है, सर्विस रोड फ्री नहीं है, उसको फ्री कराया जाएगा। कोशिश ये है कि सभी विभागों के समवेत प्रयास से हम ज़ीरो एक्सीडेंट रोड बनाएं इसको, और ऐसे चिन्हित जो भी जगह है वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं करें ताकि किसी भी तरह का वहाँ एक्सीडेंट नहीं हो। रास्ते में कई जगह बस स्टॉप टाइप की व्यवस्था हो गई है, गाड़ियों के स्टैंड हो गए हैं, तो उन सबको भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। जंक्शन पॉइंट पर न तो कोई बस स्टॉप रहेगा, न कोई ऑटो स्टैंड रहेगा। तो आरटीओ भी साथ में हैं और माइनिंग ऑफिसर भी साथ में हैं। तो कहीं कहीं निर्माण सामग्री रखी हुई है, उन सबको भी हटाया जाएगा। तो सभी विभाग मिलके ये सारा प्रयास करेंगे ताकि इस पूरे हाईवे में, आज हम लोगों ने हनुमाना वाले हाईवे को किया है, अगले दिन हम इलाहाबाद वाले को भी करेंगे, और ये कोशिश होगी कि दोनों हाईवे को हम एक्सीडेंट फ्री करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, रीवा में एक्सीडेंट से जो डेथ होती हैं उन्हें कम करने के लिए एक अभियान के रूप में जिला प्रशासन की पूरी टीम आज पूरे हाईवे पर मौजूद है, और लगभग सभी डिपार्टमेंट्स के लोग जिनको विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करनी है और एक्सीडेंट से डेथ में कमी लानी है, आज हमारे साथ यहाँ मौके पर मौजूद है। जैसा कि आपने देखा, कलेक्टर महोदय ने एक स्पॉट्स का हमारे साथ विजिट किया और संबंधित डिपार्टमेंट्स को गाइडेंस दिया है, और एक टाइम फ्रेम निर्धारित किया है हम लोगों ने, कितनी जल्दी हम इन स्पॉट्स को एक्सीडेंट फ्री जोन में कन्वर्ट कर पाएँ। बांस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला संपन्न। बांस का रोपण खेती नहीं व्यावसायिक दृष्टिकोण से करी, यह बात कलेक्टर मनोज पुष्प ने कही है।
रोपण के लिए पर्याप्त संख्या में बांस के पौधे उपलब्ध हैं, यह वन मंडलाधिकारी ने बैठक में बताया। रीवा जिले में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत बांस रोपण का चयन किया गया है। जिले में इस वर्ष 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं जिले के कई बड़े किसान बांस की खेती में भी रुचि दिखा रहे हैं। इसे बढ़ावा देने के लिए कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में 1 दिवसीय बांस उत्पादन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में किसानों को बांस उत्पादन के आधुनिक तकनीक, बांस की खेती के लाभ तथा विपणन की विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि बांस कम लागत में 40 वर्षों तक लगातार लाभ देने वाली एकमात्र खेती है। वनों के घटने और लकड़ी की मांग बढ़ने के कारण बांस ही सबसे अच्छा विकल्प है। इमारती लकड़ी तथा फर्नीचर उद्योग में बांस का उपयोग होने के साथ साथ कागज उद्योग, बांस के बर्तन बनाने एवं सजावटी सामान बनाने में भी बांस की लगातार मांग बढ़ रही है। किसान बांस की खेती नहीं, व्यावसायिक दृष्टिकोण से इसका रोपण कराएं। बांस की खेती में शुरुआत के वर्षों में ही खर्च आता है, इसके बाद 40 वर्षों तक लगातार लाभ मिलता रहता है। रोपण के बाद बांस को 3 वर्षों तक देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके बाद 5वें वर्ष से उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है, जो प्रति वर्ष दुगना होता जाता है। बांस की खेती किसान के लिए हर दृष्टिकोण से लाभदायक है। बैठक में वन मंडलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि बांस रोपण के लिए पर्याप्त संख्या में पौधे रीवा में उपलब्ध हैं। आवश्यक होने पर सागर तथा दमोह से पौधे प्राप्त करके किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। विभाग द्वारा बांस की खेती में दिए जाने वाला अनुदान कम से कम 100 पौधे रोपित करने वाले हर किसान को मिलेगा। किसान पड़ती भूमि, खेती की मेड़ अथवा अन्य उपयुक्त स्थानों पर बांस के पौधे रोपित कर सकता है। वहीं बांस की खेती में अभी बैंक, फाइनेंस तथा फसल बीमा सुरक्षा का लाभ शामिल नहीं है। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। रीवा जिले की भूमि कटंग बांस तथा 3 अन्य प्रजाति के बांसों के लिए उपयुक्त है। कार्यशाला में एसीएफ नरेंद्र त्रिपाठी ने कहा, रीवा जिले में बांस उत्पादन की संभावनाओं, प्रमुख किस्म, प्रति हेक्टेयर उत्पादन तथा विपणन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो किसान बरसात में बांस लगाना चाहते हैं वे अभी से 4-4 मीटर की दूरी में गड्ढे बना लें। बांस को केवल 2 वर्षों तक गर्मियों में माह में 2 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। बांस मिशन के तहत जिला स्तर तथा विकास खंड स्तर पर वन विभाग में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, जिनसे संपर्क करके बांस की खेती के संबंध में उचित मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। बांस उत्पादन के इच्छुक किसान वन विभाग में आवेदन करके अपना पंजीयन करा लें, जिससे उन्हें अनुदान का लाभ मिल सके। कार्यशाला में बांस की सफलतापूर्वक खेती कर रहे उपयंत्र शिवेंद्र मोहन तिवारी ने बताया कि उन्होंने 15 एकड़ क्षेत्र में 5000 बांस के पौधे रोपित किए हैं। वहीं कार्यशाला में अन्य किसानों ने भी अपने अनुभव साझा किए। कार्यशाला में जिले के किसानों को अच्छे बांस प्लांटेशन का प्रशिक्षण भ्रमण कराने तथा बांस उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने के लिए प्रयास करने का भी निर्णय लिया गया। कार्यशाला में जिले में 50 एकड़ में बांस की मॉडल नर्सरी बनाने का भी सुझाव दिया गया। कार्यशाला में ओरिएंट पेपर मिल अमलई के डिप्टी मैनेजर प्रेम कुमार सिंह ने बताया कि कागज निर्माण के लिए उनका कारखाना 4100 रुपये प्रति टन बांस खरीदेगा। आगामी वर्षों में कारखाने को लगभग 70 लाख टन बांस की आवश्यकता होगी। कार्यशाला में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, सभी एसडीएम, जनपद अध्यक्ष रायपुर कजुलियान भूपेंद्र सिंह, एसडीओ 1 ऋषि मिश्रा, उप संचालक कृषि यूपी वागरी, जन अभियान परिषद के संभागीय समन्वयक प्रवीण पाठक तथा बड़ी संख्या में बांस उत्पादक किसान शामिल हुए। देखिए, मध्य प्रदेश के 3 जिलों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत बांस का चयन किया गया है। रीवा जिला भी उसमें से एक है और रीवा में बांस उत्पादन को लेकर के काफ़ी प्रयास कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में किए जा रहे हैं। उसमें डीएफओ साहब और सीओ जिला पंचायत सर के निर्देशन में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न एसडीएम साहिबान ने भी शिरकत की है और सभी उन संबंधित लोगों को जो कि बांस उत्पादन से जुड़े हुए हैं या बांस का उत्पादन व्यावसायिक तौर पर अपने खेतों में करना चाहते हैं, उनको बुलाकर एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई थी। आगे आने वाले समय पे और किस तरीके से इसको बढ़ावा देंगे? इसको बढ़ावा देने के लिए हम लोगों का प्रयास है कि जो बड़े कृषक हैं उनको मोटिवेट करके उनकी पूरी ज़मीनों में, जो छोटे कृषक हैं उनकी सीमांत कृषक हैं तो उनकी बाउंड्री के किनारे पे बांसों का उत्पादन किया जाए और इनको जो कंपनियां जो डायरेक्ट बांस खरीदने के लिए अपने ट्रक्स भेज के और बांस का परचेस करती हैं, उनसे बांस क्रय कर लें और उनको फिर अपना प्रोडक्टिव तौर पर उसका अन्य उत्पाद बनाएं और किसानों को वहीं से घर से ही उनके बांस उठाने की मदद मिले और इसके साथ में कुछ शासन की जो सब्सिडीज़ हैं वो किसानों को दी जा सके। तो इन सबको क्लब करने की एक स्कीम है। लक्ष्य क्या है सर आगामी? आगामी लक्ष्य हमारा ये कि जितने ज़्यादा लोग इससे
सामान्य खेती से इस पे आ सकें उतना ही बेहतर है, क्योंकि 4-5 साल बाद इससे होने वाली इनकम को प्रमुख सचिव महोदय ने बताया है कि कृषि इनकम के बराबर लगभग इनकम हो जाती है और फिर हमें अन्य कार्य इसमें करने की ज़रूरत नहीं, उसको देख रेख को नियंत्रित करने की ज़रूरत है और वो बेहतर ढंग से काम करता है। लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्यवाही। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते सहायक समिति प्रबंधक द्वारा ऑडिट करने के लिए 20,000 रुपए की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता अशोक कुमार तिवारी ग्राम घुरहेटा की शिकायत पर कार्यवाही की गई व धुरहेटा समिति में तैनात सहायक समिति प्रबंधक धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक कार्यालय, सहायक आयुक्त सहकारिता विभाग रीवा एवं उदय शंकर तिवारी प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी सरकारी उपभोक्ता भंडारण मर्यादित रीवा द्वारा ऑडिट करने 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसके बाद 4 मई को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते उन्हें पकड़ा गया है। मामला सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित रीवा एवं कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारी विभाग स्थित का है। शिकायतकर्ता अशोक कुमार तिवारी ने लोकायुक्त से शिकायत दर्ज कराई थी कि सहकारी समिति घुरहेटा की वर्ष 2020-21 की ऑडिट कार्य करने के एवज में आरोपी धीरेन्द्र सिंह द्वारा 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। प्राप्त शिकायत का सत्यापन लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक रीवा गोपाल सिंह धाकड़ द्वारा किया गया, जिसमें रिश्वत की मांग किए जाना प्रमाणित पाया गया, जिसके बाद लोकायुक्त रीवा संभाग की टीम ने सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित रीवा में दबिश देकर आरोपी उदय शंकर तिवारी, जिसने रिश्वत के रुपए लेकर आरोपी धीरेन्द्र सिंह से दूरभाष पर बात की, उनके कार्यालय सहायक आयुक्त कार्यालय रीवा में जाकर रुपए दिए, जिन्हें 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। लोकायुक्त पुलिस की इस कार्यवाही में उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार के नेतृत्व में की गई, जिसमें उप पुलिस अधीक्षक राजेश पाठक, निरीक्षक प्रमींद्र कुमार, उप निरीक्षक ऋतुका शुक्ला, उप निरीक्षक श्रीमती आकांक्षा पांडे समेत 15 सदस्यीय टीम शामिल रही। मेरा नाम है अशोक कुमार तिवारी है। घूस मांग रहे थे ऑडिट के लिए, सहकारी समिति गुरेटा मऊगंज के ऑडिट के लिए। कितने की मांग की थी? ये मांग तो 50,000 के किए थे। फिर मेरे निवेदन करने कई बार आया गया, निवेदन करता रहा तो 20,000 में माने। पहले मैंने 5,000 दिया था। टोटल 25,000 की मांग कर रहे थे। किनके द्वारा मांगा जा रहा है? धीरेन्द्र सिंह ऑडिटर के द्वारा। दूसरे जो हैं तो उनका कोई दोष नहीं है। वो तो आज जब हम आए तो वो धीरेन्द्र सिंह फ़ोन करके उनको अब बोले कि उनके पास चले जाओ और पैसा दे दो। धीरेन्द्र सिंह से मिले ऑफिस में, बोले कितना लेके आए हो? तो बोले 10,000 लेके आए हैं सर। बोले 15 ना बोले थे। हम निवेदन करने लगे, सर 15 नहीं है, कहाँ में पाएँ, 10 की व्यवस्था कहीं से करके आए हैं। तो बोले वो ले जाओ उपभोक्ता भंडार में, गुड्डू को दे देना। तो हम लेके गए, उनको दे दिए बस। ये एक आवेदक हैं मिस्टर अशोक कुमार तिवारी, ये गुरेटा के हैं। ये सहायक समिति प्रबंधक गुरेटा में जो है जॉब करते हैं सहकारिता विभाग के अंतर्गत। इनके द्वारा जो है एक शिकायत की गई थी, उसमें जो उनके सारे दस्तावेज जो समिति के रहते हैं वो उनके विभाग के मुख्यालय में जो सहकारिता निरीक्षक हैं मिस्टर धीरेन्द्र कुमार, उनके द्वारा ना तो ऑडिट किया जा रहा है, ना कागज़ वापस किए जा रहे हैं। और जो उनका ऑडिट होता है सहकारी समितियों का, उसके एवज में उनके द्वारा जो है 20,000 रुपये की मांग की जा रही है और 15,000 रुपये ऑलरेडी वो पूर्व में ले चुके थे। उसी शिकायत का जो है लोकायुक्त रीवा के द्वारा सत्यापन कराया गया। सत्यापन सही पाए जाने पर आज दिनांक को धीरेन्द्र सिंह को और जो उनका स्टोर भंडार कीपर के प्रमुख उदय शंकर तिवारी, उन दोनों को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते लोकायुक्त रीवा के द्वारा आज रंगे हाथों पकड़ा गया। भी कार्रवाई जारी है। 15 सदस्यीय टीम के द्वारा कार्रवाई की है। पेयजल संबंधी समस्या के निराकरण के लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम स्थापित, कर्मचारियों की लगाई गई ड्यूटी। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि रीवा जिले में नगर निगम क्षेत्र एवं जनपद पंचायत स्थित समस्त ग्रामों में पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए कलेक्टर मनोज पुष्प ने कलेक्ट्रेट में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि नियंत्रण कक्ष का नंबर 9691606433 है।
इस दूरभाष नंबर से कोई भी व्यक्ति पेयजल की समस्याओं की सूचना दे सकता है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने नियंत्रण कक्ष में पेयजल की समस्या की सूचना के एकत्रीकरण के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई। जिला पंचायत के डाटा एंट्री ऑपरेटर राहुल वर्मा एवं नगर निगम के चौकीदार अविनेश पांडे की ड्यूटी प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक लगाई गई है। पीएचई के सहायक वर्ग 3 विवेक पटेल, जिला पंचायत के सहायक लेखा अधिकारी रामचंद्र पांडे, नगर निगम के फिल्टर ऑपरेटर राम भजन कोल एवं पीएचई के सहायक ग्रेड 3 अभिषेक तिवारी की ड्यूटी दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक लगाई गई है। नगर निगम के लिपिक रणजीत सिंह, जिला पंचायत के डाटा एंट्री ऑपरेटर विवेक पटेल एवं पीएचई के पंप ऑपरेटर सुशील कुमार द्विवेदी की ड्यूटी शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक लगाई गई है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों की पेयजल की समस्या के निदान के लिए नगर पंचायतों में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। जिन नगर पंचायतों में अब तक नियंत्रण कक्ष स्थापित नहीं किया गया है, वहां तुरंत नियंत्रण कक्ष स्थापित करना सुनिश्चित करें। 5 मई को अधीक्षण अभियंता कार्यालय का जिला स्तरीय घेराव, अघोषित बिजली कटौती विभाग की लापरवाही के खिलाफ जन आंदोलन। अखिल भारतीय किसान सभा के तत्वावधान में 5 मई को अमहिया गल्ला मंडी के सामने उप मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने धरना दिया जाएगा। विंध्य क्षेत्र, जहां बाणसागर जैसी बड़ी परियोजना के साथ सिंगरौली बैढ़न में दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइंस है, जहां से दुनिया भर में कोयला भेजा जाता है। इसके अलावा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित है, जिसकी बिजली से दिल्ली में मेट्रो का संचालन होता है। यही नहीं, विंध्य व रीवा जिले में जिला चचाई सिलपुरा के अलावा कई अन्य विद्युत उत्पादन केंद्र हैं। अगर देखा जाए तो यह क्षेत्र ऊर्जा के मामले में सबसे संपन्न क्षेत्र माना जाता है और सरप्लस बिजली भी इस क्षेत्र में पैदा होती है, जो जिले व प्रदेश के बाहर तो पहुंचाई जाती है, लेकिन स्थानीय जनता भीषण तबाही झेलने को मजबूर है। यहाँ का किसान परेशान है, बावजूद इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन मुक्त दर्शक बनकर सिर्फ तमाशा देख रहा है। ऐसे में आम जनता अपनी गुहार लेकर जाए तो जाए कहाँ, और अपने आप में एक यह अहम सवाल है। रीवा जिले में इन दिनों अघोषित बिजली की कटौती हो रही है, जिसकी वजह से भीषण गर्मी में जहां लोगों का हाल बेहाल है, वहीं अन्नदाता को भी अनेकों मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। किसानों की समस्या को लेकर सरकार जरा भी गंभीर नहीं दिखाई दे रही है, जिसके चलते जिले व आसपास के क्षेत्र में जन आक्रोश व्याप्त है। अगर समय रहते व्यवस्था नहीं सुधारी तो जनता स्वयं सड़कों पर उतरेगी और सरकार तथा प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देने में कोई कोताही नहीं बरतेगी। बिजली की भीषण तबाही के खिलाफ आगामी 5 मई को जिले भर के लोग बड़ी तादाद में एकत्रित होंगे और अखिल भारतीय किसान सभा के तत्वावधान में महिया गल्ला मंडी के सामने अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव करते हुए सुबह 11 बजे से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के तत्वावधान में अखिल भारतीय किसान सभा के नेता लालमणि त्रिपाठी एवं किसान नेता अरुण कुमार पांडे इसी तारतम्य में एक प्रेस विज्ञापन जारी कर कहा गया है कि बिजली की आग मिचौली से जिले भर के ग्रामीण इलाके में लोग परेशान हैं। किसान नेता लालमणि त्रिपाठी ने सरकार को चेताया है कि सरकार गरीब किसान व आम जनता को सब्ज़बाग दिखाना बंद करे। बिजली माफी का झुंझुना पकड़ाकर आम जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। देश भर में कोयले की कमी बताकर सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की बिजली काटी जा रही है। आखिर कोयले की कमी कैसे आ गई? सरकार क्या कर रही थी? सरकार समय पर क्यों ध्यान नहीं दी? इस तरह के कई सवाल आम जनता सरकार से पूछना चाहती है। यह क्षेत्र बिजली के मामले में अत्यधिक संपन्न है, बावजूद इसके लगातार बिजली की अघोषित कटौती जारी है। वर्तमान में बिजली की व्यवस्था को देखकर तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार की याद ताज़ा हो जाती है। अगर यही हाल रहा तो निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह की तरह ही जनता बीजेपी और शिवराज को सबक सिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बिजली की आंख मिचौली अगर बंद नहीं हुई तो मुख्य अभियंता कार्यालय के बाहर धरने पर अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और यही नहीं, इसके बाद जिले भर में जनता सड़कों पर उतरेगी और उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदार सरकार व शासन प्रशासन की होगी। कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा शिवराज सरकार है जो हर मोर्चे पर विफल रही है। श्री त्रिपाठी ने कहा कि आज आम नागरिक बिजली की अघोषित कटौती से त्रस्त है। आम उपभोक्ता व किसान इस भीषण गर्मी में बिजली की मार झेल रहा है। प्रदेश के वर्तमान हालात को देखकर तत्कालीन कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार याद आती है। तभी प्रदेश में ऐसे ही हालात निर्मित थे, बिजली का यही हाल था। अगर इस बार भी सरकार ध्यान नहीं देती तो प्रदेश की जनता इस बार वही करेगी जो कांग्रेस सरकार के साथ किया था। तब से आज तक कांग्रेस सरकार उबर नहीं पाई है। जनता आज भी वो दिन याद करती है। वर्तमान में किसानों की गहाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे किसान अपनी गहाई कर सके। आम उपभोक्ता को इस भीषण गर्मी में बिजली की हाय तौबा देखने को मिल रही है।
पूरे जिले भर में बिजली विभाग की लापरवाही से किसानों की फसल में आग लग रही है और लाखों हजारों क्विंटल किसानों की फसल खेत में ही जलकर राख हो चुकी है। लालमणि त्रिपाठी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते किसानों की खड़ी फसल बर्बाद होने, जिले भर में जो बिजली की पोल गिर पड़ी है वो जगह जगह लगाई गई घटिया केबल पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से आए दिन लाइट फॉल्ट होती है और आगजनी की घटनाएं घटित हो रही हैं। इसके साथ ही जिले भर में बड़ी तादाद में जो ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं उन्हें बदले जाने एवं बिजली विभाग में मेंटेनेंस के नाम पर व्यापक भ्रष्टाचार किया जाता है, जिस पर रोक लगाई जाए। भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर मध्य प्रदेश अधीक्षण अभियंता कार्यालय महिया के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन व घेराव आगामी 5 मई 2022 से किया जाएगा। प्रिय किसान भाइयों, समस्त सम्मानित किसान भाइयों, आपसे विनम्र निवेदन है कि कल दिनांक 5 मई दिन गुरुवार को 11 बजे से अधीक्षण उप अभियंता के कार्यालय के सामने अमैया में है, वहाँ धरना है बिजली की विभिन्न समस्याओं के लेकर, जैसे अघोषित कटौती बिजली, आज मनमानी कटौती बिजली को लेकर, और जले हुए ट्रांसफार्मर, टूटी केबल, ढीले तार, मनमानी बिल, बिजली अधिकतम बिजली बिल बढ़ाना, इन विभिन्न समस्याओं को लेकर कल आपके रीवा में अधीक्षण कार्यालय के सामने एएनटी के सामने उप अभियंता कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना है। अतः आप लोगों किसान भाई से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पहुँचकर उसे धरने में अपनी आवाज़ को बुलंद रखें और सरकार को बताएं। परिंदों को पानी उपलब्ध करने के लिए हाफिजी जी दरगाह शरीफ के सजरादा नशीम ने बढ़ती गर्मियों में पक्षियों की प्यास बुझाने टांगे जलपात्र। हाफिज अजमत अली शाह वारसी मियाँ बाबा दरगाह शरीफ मऊगंज के सजरादा नसीम मोहम्मद अली शाह वारसी कोरोना काल से ही अपनी परोपकारी सोच से समाज के महती भूमिका निभा रहे हैं। इसी कड़ी में हाफिजी मियाँ बाबा की दरगाह शरीफ और उसके पीछे बगीचे में जलपात्र टांगे और उसमें पानी डालकर पक्षियों की प्यास बुझाई। इस नेक कार्य का समारोह पूर्वक शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेश पटेल रहे। सीएमओ ने इस पहल की सराहना की और कहा कि यह पहल सभी के लिए प्रेरणादायी है। सजादा नशीन जनाब वारसी ने नगरवासियों से भी अपील की है कि अपने घर सड़क किनारे लगे पेड़ों पर इस बढ़ती गर्मी में उन परिंदों को पानी पिलाने मिट्टी के जल पात्र टांगे तथा उसमें प्रतिदिन पानी भरे, जिससे पक्षियों को गर्मी में पानी के लिए भटकना ना पड़े। उन्होंने कहा, कोई भी धर्म हो या इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमसे बेहतर पक्षी हैं जो कभी मंदिर तो कभी मस्जिद और गुरुद्वारे में बैठते हैं और धर्म के नाम पर बट रहे हैं, जबकि मिलकर इंसान की भलाई, देश की तरक्की में हाथ बढ़ाना चाहिए। इसके लिए हम मऊगंज की पुण्य धरा पर कौमी एकता के लिए कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट ममनून सिद्दीकी ने किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी राम निश्चय मिश्रा सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल रहे। विप्र सेवा संघ द्वारा मनाया गया भगवान परशुराम जन्मोत्सव 101 शंखों से गूंजा आसमान। नगर में जगह जगह शोभा यात्रा का हुआ स्वागत। विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ल के आयोजकत्व में अक्षय तृतीया पर स्थानीय स्वामी विवेकानंद पार्क में भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर के परोहा, प्रकाश मिश्रा, डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता टीपीसी द्विवेदी ने की। कार्यक्रम के आरंभ में भगवान परशुराम जी की आरती की गई। इसके बाद अतिथियों को आशीर्वचन हुआ। तत्पश्चात पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने विवेकानंद पार्क से हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। शोभा यात्रा में घोड़े, बग्गी, संजीव झांकी के साथ ढोल नगाड़े, रोड लाइट सहित शंख की ध्वनि से शहर गुंजयमान रहा। बड़ी संख्या में जनसैलाब शोभा यात्रा में शामिल रहा। यात्रा कॉलेज चौराहा, शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौराहा, घोड़ा चौराहा से होते हुए विवेकानंद पार्क में समापन हुआ। विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताया कि भगवान परशुराम जन्मोत्सव 3 मई अक्षय तृतीया को है। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं, जो शस्त्र और शास्त्र में उच्च कोटि का उदाहरण पेश करते हैं। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, अत्याचार के खिलाफ लड़ना सिखाया है और समाज को नई दिशा दी है। पुत्र धर्म और मातृ धर्म दोनों को निभाया है। अक्षय तृतीया अपने आप में सबसे श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है। इस दिन सर्वाधिक मांगलिक कार्य भी होते हैं।
ब्राह्मणों के साथ साथ सभी सनातन प्रेमी यात्रा में शामिल हुए। कार्यक्रम का सफल संचालन PROD डॉक्टर आरती तिवारी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर रंजना मिश्रा, जिला अध्यक्ष पुष्पा शर्मा, सचिव इलेक्ट्रिक बोर्ड के संभागीय प्रशासनिक अधिकारी प्रकाश मिश्रा, डॉक्टर SN तिवारी, समाज सेवी कौशलेश मिश्रा, अमित पाठक, ददन तिवारी, रामविलास पांडे, संतोष मिश्रा, डॉक्टर सुरेश प्यासी, नीरज दुबे, JP मिश्रा सहित बड़ी संख्या में अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रेवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रेवा। मोबाइल नंबर है 90009922 और 9425470430। धन्यवाद।